हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये है हमारी क्लास नंबर 45 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कोर्स की। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने शॉर्ट रन आपका पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब बारी आती है लॉन्ग रन प्रोडक्शन की, या लॉ ऑफ, कौन सा बताया था मैंने, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कह लो, ठीक है। या आप उसे कह लो लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आउटपुट फंक्शन एक्स ले लिया, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ एल कॉमा के, लेबर कैपिटल। और यहाँ पे देखो मैंने कहीं भी बार नहीं लगा रखा है, इसका मतलब कि दोनों चीज़ ये वेरिएबल है। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या स्टेट करता है कि जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके इंक्रीज होते हैं सेम प्रोपोर्शन, ये जरूरी है सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं जितने फैक्टर होते हैं, देन आउटपुट में रिस्पॉन्ड इन 3 पॉसिबल वेज। 3 पॉसिबल वेज कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। पहला क्या है आपका IRS, दूसरा क्या है CRS, तीसरा है आपका DRS। IRS इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, CRS कांस्टेंट रिटर्न, DRS डिमिनिशिंग रिटर्न। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे चलो आपको बता देता हूँ, टेबल बना लेते हैं, लेबर कैपिटल आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 100, ये डबल से इंक्रीज हो रही है, मतलब सारी ना, ये 400 हो गई, 800, फिर 1600, फिर क्या होगी आपकी 3200, फिर 6400। चलो यहीं पे रुक जाता है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर कैपिटल ले लेते हैं, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आउटपुट, अब आउटपुट देख लेते हैं। तो ये तो मतलब ये इसलिए लिखा है ताकि एक एक प्रपोर्शन से बढ़ जाए, बाकी आउटपुट का अलग से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को तीनों चीज़ दिखानी है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। तो पहले मान लो 500 आया, इससे 1200 आया, फिर क्या कहते हैं आपका 2500 ले लो, ठीक है। फिर थोड़ा मुझे कांस्टेंट भी दिखाना है। कांस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या है भाई, 5000, 10,000। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट भी आ रहा है, फिर क्या कहते हैं 18,000 ले लिया, फिर आपका 35 ले लिया, तो ये DRS भी हो रहा है। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ तक तो ये आपका IRS हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ से ये +700 हुआ है, फिर क्या कहते हैं भाई 1200 1300 ऐड हुआ है, ठीक है। तो मतलब पीछे से आपका बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। मतलब वैसे इसमें इंटू में देखेंगे कि ये इंटू 2 से ज़्यादा हो रहा है, इंटू 2 पॉइंट कुछ होगा, यहाँ पे भी इंटू 2.3 या 2.5 हो जाएगा, पर यहाँ से देखेंगे तो ये तो इंटू 2 हो रहा है, फिर ये भी इंटू 2 हो रहा है, मतलब ये तो सेम रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये CRS हो गया जब सेम रेट से बढ़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका कुछ 2 से जाएगा, 2 से थोड़ा कम में, मतलब यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है ना, तो यहाँ से 1.8 समथिंग कुछ ऐसे आएगा, हाँ 1.80। तो वहाँ यहाँ पे ये, और फिर इससे भी नीचे देखोगे तो ये भी क्या कहते हैं कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको देखना है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की क्या डेफिनेशन हो गई कि जब ऑल आउटपुट इनपुट आपके इंक्रीज होते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो आउटपुट उससे ग्रेटर प्रोपोर्शन में आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, जो रेशियो, जिस रेशियो से ये इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये तो रेशियो सेम ही है, सबका सेम रहेगा कि किस रेशियो, मतलब किस उससे हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है सब में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 पॉइंट समथिंग है, 2 से ज़्यादा पे हो रहा है, इससे ज़्यादा है ये, तो इसका मतलब IRS है। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी इंटू 2 से हो रहे हैं, ये भी इंटू 2 से हो रहे हैं, तो ये CRS। अब यहाँ पे देखेंगे ये इंटू 2 है, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग हो गया, तो ये आपका लेस हो गया, तो इसका मतलब ये DRS हो गया। मेन चीज़ ये है, तीनों की डेफिनेशन आपकी इससे ही आप निकाल सकते हैं। IRS क्यों होता है? IRS के 2 रीज़न हो सकते हैं आपके, मतलब एक रीज़न है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपकी क्या कहते हैं, इंटरनल भी हो सकती है या एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल कैसे हो सकती है कि भाई अगर सिर्फ मेरी फर्म जो है उसने एक्सपेंड करी है प्रोडक्शन, तो इसका मतलब ये है कि IRS जो है वो सिर्फ सिंगल फर्म के लिए बेनिफिशियल रही है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल जब होगी कि भाई सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल दी कि सारी फर्म की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, ठीक है, कि या सारी फर्म ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो एक्सपैंड कर दी, कुछ भी हो गया किसी भी चीज़ के कारण, तो आपका वो हो जाती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। या सिर्फ मैं क्या कहते हैं, नई मशीनरी मैंने अकेले ने इंपोर्ट कराई है अपनी इंडस्ट्री, अपनी फर्म में, तो ये मेरे लिए इंटरनल इकोनॉमीज हो गई। पर सरकार ने कुछ ऐसी मशीनरी प्रोवाइड कर दी या कुछ ऐसे टैक्स में या कोई भी ऐसी पॉलिसी निकाल दी जिसके कारणवश पूरी इंडस्ट्री को एज अ होल फायदा हुआ है, वो क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और आपका जो DRS होता है वो किस लिए होता है, वो इससे बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है, डिसइकोनॉमीज ऑफ, और आपका वो सारी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से हो जाते हैं, और इसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं। अगर आपका
मशीनरी में कोई दिक्कत आ गई है, टेक्नोलॉजी आपकी भाई पुरानी है, तो इस कारणवश आपका क्या कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है, जिसके कारण आप डिमिनिशिंग रिटर्न दे रहे हैं। पर आपकी क्या कहते हैं सबकी आउटडेटेड हो चुकी है इंडस्ट्री में आपकी जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब ये है भाई वो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जिसके कारणवश आपका DRS होता है। ठीक है, अब आइए कॉस्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर इन लॉन्ग रन। ठीक है, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर किस प्रकार के होते हैं भाई, कुछ नहीं है, बस आगे तो लॉन्ग रन लगाते चले जाओगे। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो LRMC, LRAC, LRTC कुछ इस प्रकार से बनेगा। और अगर एक ही डायग्राम पे बनाना चाहूँ ना इसे, तो ये कॉस्ट हो गई, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका आउटपुट हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से बनता है ये कुछ यहाँ पे जाएगा, ये आपका CRS और ये DRS, ये आपका LTC हो जाती है, ये आपका DRS हो जाता है। ठीक है, ये IRS और ये पॉइंट आपका CRS कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाती है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे पहले कैसे मतलब शॉर्ट रन में क्या होता था, यहाँ से स्टार्ट करते थे। ठीक है, क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड होती थी। पर यहाँ पे 0 से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों वेरिएबल है और दोनों को आप दोनों की उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं। बट छेड़छाड़ भी ना एक उसमें ही कर सकते हैं, आपकी क्या कहते हैं कांस्टेंट रेट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं है कि आप इसे ×2 के रेट से बढ़ा रहे हो, इसे ×4 से, मतलब रेट है तो एक ही उसमें चलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट रेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत ही अलग अलग लेके चल रहे हैं, एक बार तो आपने 2 बढ़ा दिए, फिर क्या कहते हैं कुछ एक कम कर दिया, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। एक कांस्टेंट रेट होना चाहिए जिससे इंक्रीज करते हो आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब आइए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को ना कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उन्हें एक साथ एक बार जोड़ के देखते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग रन निकालते हैं तो शॉर्ट रन से ही निकलेगा, बहुत सारे शॉर्ट रन को ऐड कर देंगे तो आपका लॉन्ग रन हो जाता है। ठीक है, समझे बात। तो ये कहानी हो जाती है। तो मान लेता हूँ मैं शॉर्ट रन में 3 प्लांट है आपके, स्मॉल प्लांट SSE1 हो गया या P1 कह लीजिए, मीडियम हो गया आपका SSE2, लार्ज हो गया आपका SSE3। ठीक है, वहाँ पे मैंने ये तीनों बना दिए, ये आपके तीनों बन गए SSE1, SSE2, SSE3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं 3 पॉइंट कोई से भी ले लूँ, एक ये, एक ये, एक ये। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस यूनिट के लिए वो क्या कहते हैं जो है प्रोड्यूस करने के लिए वो प्लांट 1 को चूज़ करेगा, क्योंकि इस यूनिट में प्लांट 1 आपका बेहतर है। फिर यहाँ पे जब आ जाएगा, इसका मतलब है कि फॉर दिस यूनिट बोथ प्लांट्स आर सेम, दोनों में सेम कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वो इंडिफरेंट होगा आपका क्या कहते हैं प्रोड्यूस करने में, मतलब इससे प्रोड्यूस करने में या इससे। पर वो यहाँ से जब जैसे ये बढ़ती चली जाएगी ना, यहाँ तक तो रखेगा, पर जैसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी वो सोचना स्टार्ट कर देगा कि भाई अब बढ़ रही है तो नई मशीन नहीं लानी है, समझ रहे हो। पर जो ये वाला पॉइंट आएगा, फिर यहाँ से अगर बात हो गई तो उसके बाद वो नया प्लांट घेर देगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2। तो यहाँ तक वो इंडिफरेंट है। फिर क्या कहते हैं इसमें आ जाएगा, इस यूनिट के लिए आपका मीडियम प्लांट बेटर है, तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा आप मीडियम प्लांट पे, समझे बात को। तो अगर मैं LAC बनाना चाहूँ ना, वो कुछ इस प्रकार से एनवेलप कब बनता है, यहाँ से क्या कहते हैं ऐसे कर लो, हाँ, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे जाता रहता है। ठीक है, ये हो गया SSE2, कुछ इस प्रकार से ले लो। तो ये LAC हो जाता है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और इसे आप क्या कहते हैं एनवेलप कर्व भी कहते हैं, ये मैंने सेम 1 में भी कराया हुआ है। एनवेलप क्यों कहते हैं, क्योंकि एक एनवेलप सा बन जाता है और सारे शॉर्ट रन को अपने अंदर ऐसे एनवेलप में ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे एनवेलप कहते हैं, या इसे आप प्लानिंग कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि वो प्लानिंग भी करना स्टार्ट कर देता है कि नया प्लांट कब क्या कहते हैं लगाना है, और लॉन्ग रन में मतलब कौन कौन से प्लांट ऐसे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसी चक्कर में आपका क्या कहते हैं इसे प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है। और ऑप्टिमम आउटपुट कौन सा होता है, जहाँ पे आपका LAC कोई सा ही पॉइंट ले लो, वो मिनिमम होगा, वो आपका ऑप्टिमम आउटपुट होता है, और वो ही आपका ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट होता है, ना उससे आगे जाना चाहिए ना उससे पीछे। और लॉन्ग रन में आप सभी को पता है कि ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। तो अगर उसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो ये हो जाएगी आपकी P=MR की लाइन। ठीक है, वही है बस LAC और जो आपका LAC और LMC है ना, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका क्या LAC, ये हो जाएगा LMC। यहाँ पे आप देख पाएंगे भाई ये वाली कंडीशन आ रही है, यहाँ पे आपका रेवेन्यू और वो इक्वल है, इसका मतलब P=AC आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। और अगर आपको यहीं से क्या कहते हैं LMC भी निकालना हो ना, तो वही है बस वो LAC की क्या कहते हैं मिनिमम पे कट करेगा, तो कुछ वो इस प्रकार से ऐसे होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका LMC होगा।
ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि लॉन्ग रन में वही होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे आप LMC भी आप क्या कहते हैं बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आइसोकॉस्ट, जो कि आपका एक कज़न सिस्टर मैंने करा दी आपको पहले, अगर आपको याद हो कौन से थे, कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन, ये थी आपकी कज़न सिस्टर ऑफ बजट लाइन। अब आपको इसकी रियल बहन से मिलवाऊंगा, जो जिसका नाम है आपका आइसोकॉस्ट लाइन। इससे हमारी पहले बातचीत भी करा चुका हूँ मैं आपकी सेम 1 में। आप एक बार फिर से, मतलब इसका फिर से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, और फिर से हम इसका थोड़ा सा आगे वाला वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे रिच लाइन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो धीरे धीरे सारा कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन मत लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने जोश और उत्साह के साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगती है तो आप मेरी छोटी सी सहायता कर सकते हैं कि आप जो भी मेरी प्लेलिस्ट वगैरह है वो आप अपने कॉलेज ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। उससे क्या कहते हैं, मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, और जैसे जैसे बच्चे अगर हो रहा है तो मैं ऐसे ही फ्री एजुकेशन के लिए और कंटेंट डालता चला जाऊंगा। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स हो या वो, तो फिर अच्छी एक क्लासरूम समझ जाएगा, और एक क्वालिटी एजुकेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।